हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी जल्दी आ जाइए बच्चों क्लास में। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोला मैंने बच्चों? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की तो वो क्या होते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है बच्चों? जिनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों उनका क्या देखने वाले हैं? हम उनका देखने वाले हैं एनाटॉमी। अब मुझे ये बताइए बच्चों, आप एनाटॉमी से क्या समझते हैं? ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी तरह एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बस यहाँ पर आपका एक चीज़ बदल जाता है। मॉर्फोलॉजी में बच्चों हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट कैसा दिखता है, स्टेम कैसा दिखता है, ये आपकी क्या है बच्चों? ये है आपकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है बच्चों, जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की तो बच्चों वहाँ पर हम डील करते हैं जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। क्या बताया मैंने बच्चों कि जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे एनाटॉमी में तो यहाँ पर हम डील करते हैं बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर से जो कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये है आपकी एनसीईआरटी की लाइन, और मैं चाहती हूँ बच्चों कि आज जो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी वो आपको क्या करना है? वो आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है आपके एनसीईआरटी में, और जो भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिखाऊंगी वो भी आपको पूरी तरह से मार्क करना है, और वहाँ पर जो भी मैंने लेबलिंग आपको बताए हैं आप उसको अंडरलाइन करेंगे, और उसके बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो उसी डायग्राम में आपको आपकी एनसीईआरटी में लिखी होनी चाहिए। कोई रिफ्रेशर नहीं, आपको ये सब काम अपनी एनसीईआरटी में करना है। ठीक है बच्चों, मैं जब आप लोगों के एज में थी तो मैं एक तरीका यूज़ करती थी कि जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियसली अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे क्योंकि एनसीईआरटी में उतना हम लोग को डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया जाता। ठीक है, तो मैं क्या करती थी बच्चों, एक वाइट पेज लेती थी और उसको हर एक पेज के साथ स्टेपलर कर देती थी। ठीक है, अगर आपको स्टेपलर नहीं करना है तो आप आराम से इसको थोड़ा सा ग्लू लगाइए और कॉर्नर में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डायग्राम है वो डायग्राम तो आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है, आप उसको अंडरलाइन करिए, और फिर उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो उस बुक में आपको ज़्यादा थोड़ा सा गंदा कर सकते हैं, आप उसको क्या करिए, आप बच्चों उसको उस पेज में लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से, और हो सके तो कलरफुल पेन्स यूज़ करिए, लाइक ब्लू, ब्लैक एंड रेड, ये बहुत कॉमन है, ये आपको इजीली मिल सकता है, तो आप इस तरह के पेन यूज़ करिए और उसको एनसीईआरटी में ही आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको वहीं पर लिखिए। तो इससे क्या होगा ना बच्चों, जब आप पढ़ने बैठे तो आपको बार बार कोई रिफ्रेशर नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका एनसीईआरटी आपका क्या बन चुका है? एनसीईआरटी आपका नोट्स बन चुका है। तो मेरे नज़र में सबसे बेस्ट वे था, क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी खोलती थी तो मुझे पूरा नोट्स भी मिल जाता था। ठीक है, और मैं क्या उसी पेज में मैंने पेस्ट किया, तो जिस पेज का टॉपिक है उसी पेज के साथ मुझे उसका टॉपिक भी मिल गया, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी मिल गया। तो एक बेटर वे है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ना है, क्विक रिविजन, क्योंकि आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी से ही है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए आप वो पेज से पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप उसको ऐसा मत भर दीजिए कि आपने पूरा कॉपी जैसे बना दिया, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसी पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को इतना प्रेशराइज क्यों करी इस चैप्टर के लिए, तो बच्चों जब हम बात करते हैं ना एनाटॉमी की तो इससे बच्चों 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 to 4 क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने कि इस चैप्टर से 2 to 4 क्वेश्चन कंपलसरी है बच्चों आना। मतलब आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि नीट 2024 में यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो इस बेटर है कि आज मैं जो भी पढ़ाऊंगी आप उसको एनसीईआरटी लेकर बैठिए और वाइट पेजेस लेके बैठिए। ठीक है, और उसको लिखिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 शॉट वीडियो है, पर आज मैं आपको जो भी बताऊंगी वो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। ओके, ठीक है, इतना समझ आया? तो इतना तो समझ आ गया। चलिए, अब ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. देखो बच्चों, अब इसमें क्या बोला गया है कि मैंने आपको बोला ना, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, जब भी हम लोग किसी का एक्सटर्नल फीचर देखते हैं तो वहाँ पर बच्चे हम देखते हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। पर जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करते हैं ना बच्चों, तो हमको दिखता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हम आज उसी से डील करने वाले। अब जब हम लोग बात करें डिफरेंसेस की, तो क्या सिर्फ वो किसी एक में होंगे, किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में? नहीं बच्चों, जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो वो हमको एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक बड़ा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन होता है वहाँ तक हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इवन एक बैक्टीरिया के भी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने 2 बैक्टीरिया लिए तो दोनों का स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी बच्चों, जब आप किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम किससे डील करने वाले हैं बच्चों? इंटरनल स्ट्रक्चर से, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़े बच्चों? बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम किससे डील करेंगे बच्चों? बॉटनी के इंटरनल स्ट्रक्चर से, ठीक है, मतलब हमारे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है बच्चों? इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हायर प्लांट्स के। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज एनाटॉमी। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप एनिमल्स का पढ़ें तो वहाँ पे आप एनिमल कंसिडर करेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ प्लांट में ही रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों जब आप किसी भी प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना बच्चों, तो यही कैसा हो गया? तो बच्चों यही होता है हमारा एनाटॉमी। अब क्या होता है बच्चों? तो इसका डेफिनेशन आप मेरे साथ ही लिखेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अभी जैसे मैंने आपको बताया हम क्या पढ़े बच्चों? बॉटनी पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं बच्चों? प्लांट, ठीक है। तो ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। समझ आया बच्चों इतना? ठीक है। अगर हम लोग किसी भी प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसी की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। अब आप मुझे बताइए, एक मिनट ना, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है किसी भी प्लांट की? चलिए बताइए, किसी भी प्लांट की जो स्मॉलेस्ट, किसी भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है? तो बच्चों वो होती है सेल। सेल होती है बच्चों। जब हमारा सेल जो होता है, ठीक है, जब हमारे सिमिलर फंक्शन वाले जब सेल जो होते हैं वो आपस में अरेंज होते, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टिश्यू। फिर टिश्यू से मिलकर बच्चों हमारा बनता है ऑर्गन, ठीक है, और फिर इसी ऑर्गन से हमारा क्या बनता है बच्चों? इसी ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और यही ऑर्गन जो सिस्टम होता है इससे क्या बन जाता है बच्चों? इससे बन जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बच्चों सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फिर आपस में जब ये कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आपका बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका बना बच्चों ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले इस टिश्यू के बारे में।
चलिए, टिश्यू क्या होता है बच्चों? तो जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब मुझे बताओ बच्चों, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू तो अभी मैंने आपको बताया कि टिश्यू बेटा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। पर क्या इतना ही होता है? ये तो हम छोटी क्लास में पढ़े कि टिश्यू हमारा क्या है बच्चों? टिश्यू है हमारा ग्रुप ऑफ सेल। पर बच्चों ग्रुप ऑफ सेल कब होगा? जब इनका जो ये सेल है इनका सेम ओरिजिन होगा, मतलब ये जो होंगे इनका जो ओरिजिन हुआ है वो सेम होगा, और उसके साथ साथ ये कॉमन फंक्शन भी फॉलो करेंगे, मतलब ये जो इनका काम होगा ये भी क्या होगा बच्चों? कॉमन होगा। तो इसी टाइप के हम लोग सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी टाइप के सेल को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन and usually perform common function। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा टिश्यू। ठीक है, तो आपस में जो हमारे सेल्स है जिनका ओरिजिन सेम था वो आपस में जुड़े। ठीक है, और वो फिर क्या कर रहे हैं? सेम फंक्शन, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बच्चों बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट है वो जनरली यहाँ पर वो दो टाइप के होते हैं। तो ये जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, और इसका बच्चों बेसिस है कि इनकी जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की। क्या बोला मैंने? कि जो इनकी कैपेसिटी होती है, जो टिश्यू है हमारे, उनकी जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की, उसके बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पर लिखेंगे बेसिस, तो कैपेसिटी टू डिवाइड, तो बच्चों देखो यहां पर पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बच्चों, और दूसरा आपका होता है परमानेंट टिश्यू। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है बच्चों परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू हैं वो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो क्या करेगा? वो एक्टिवली डिवाइड करेगा, मतलब वो एक ऐसा टिश्यू होगा वो जो बार बार रिपीटेडली क्या करते जा रहा है? डिवाइड करते जा रहा है। परमानेंट वो टिश्यू होते हैं कि इनको डिवाइड नहीं करना, इनको चाहिए कि इनको कोई एक परमानेंट काम दे दो, हम वहीं स्पेशलाइज हो जाएंगे और हम लोग वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मदर टीचर होती है, ठीक है, तो आप उनको कोई सा भी सब्जेक्ट दे दिए तो वो पढ़ा रहे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है। फिर जब हम हायर क्लास में जाते जाते तो हम ऐसे टीचर्स से मिलते हैं, ऐसे फैकल्टी से मिलते हैं, जैसे कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया? हम स्पेशलाइज हो गए। जैसे अभी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और बायोलॉजी में भी मैं बॉटनी पार्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये मैं स्पेशलाइज हो गई कि मैं सिर्फ बॉटनी पढ़ाऊंगी या फिर मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो काम होता है वो इस टिश्यू का होगा कि ये क्या करेंगे? ये एक अपना फंक्शन सेलेक्ट करेंगे कि हाँ हमको यही अपना काम करना है, और उसी में इनकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और ये वही फंक्शन पूरी लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। एक एक्सेप्शन है, पर अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि ये क्या करेंगे? ये उसी फंक्शन को फॉलो करेंगे। अब ये जो होते हैं ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब जो हमारा सेल है, जो हमारा प्लांट है, उसकी जो ग्रोथ करवाएगा तो वो कौन कराएगा बच्चों? वो कराएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जैसे ही सुनते हैं आपके बच्चों दिमाग में आना चाहिए कि ये रेपिटेडली क्या करेंगे बच्चों? ये रेपिटेडली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू को बच्चों कहा जाता है डिफरेंशिएटेड, ठीक है।
तो बच्चों इसका क्या मतलब है, तो बच्चों देखो अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या, वो अलग नहीं हो रहे, डिफरेंशिएट नहीं हुए, और परमानेंट कैसे हैं, तो बच्चों वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, मतलब वो स्पेशलाइजेशन फॉलो करेंगे और वो अपना वही काम करेंगे, वो अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, और जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है बच्चों, इसके पास लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। मतलब इनिशियली ये भी कैसे थे बच्चों, तो ये भी डिवाइड कर सकते थे, पर फिर ये डिफरेंशिएट हो गए, ये स्पेशलाइज हो गए, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी थी डिवाइड करने की उसको इन्होंने लॉस किया, और कैसे बन गए, तो बच्चों ये बन गए हमारे परमानेंट टिश्यू। इतना समझ आया। हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी बच्चों क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बेसिस, तो बच्चों इनका जो ओरिजिन होता है और जो इनका डेवलपमेंट होता है उसके बेसिस में इनको क्या किया गया है बच्चों, उसके बेसिस में इनको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। तो इनका बेसिस है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, तो बच्चों ओरिजिन मतलब आपका क्या हो जाएगा कि ये ओरिजिनेट कैसे हुए, ये आए कैसे, और डेवलपमेंट मतलब क्या कि ये कैसे डेवलप होते हैं या फिर किसी दूसरे टिश्यू को ये कैसे डेवलप करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस में हमारा फर्स्ट हो जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम्स, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्राइमरी मतलब जो पहले आए होंगे, ठीक है, प्राइमरी का तो मतलब ही होता है ना फर्स्ट, और सेकेंडरी मतलब क्या, तो वो वाले मेरिस्टेम जो बाद में आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है अपीयर्स अर्ली इन लाइफ, अर्ली इन लाइफ मतलब ये जो भी प्लांट होंगे उनके लाइफ में, उनका जो लाइफ साइकिल होगा उसमें ये पहले आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अपीयर्स लेटर इन लाइफ, ठीक है। इतना समझ आया। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो क्या करवाएगा, तो बच्चों देखो क्या होता है कि जब हम बात करें ना प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो ये ग्रोथ भी कैसा करवाएगा बच्चों, तो ये ग्रोथ भी प्राइमरी करवाता है। प्राइमरी मतलब क्या, तो बच्चों देखो प्राइमरी मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमारी ग्रोथ प्लांट में कैसी होती है प्राइमरी, तो प्राइमरी में आपका ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा कि जैसे प्राइमरी जो प्लांट बॉडी बनती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उसकी जो हाइट बढ़ी है, जो रूट का हमारा लेंथ बढ़ रहा है, दैट इज प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है ये कौन करवाएंगे बच्चों, ये करवाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग को प्लांट की कोई गर्थ बढ़ती है, जैसे हमेशा प्लांट मान लीजिए कैसा है, तो क्या वो हमेशा रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं, क्या होता है इनकी गर्थ भी बढ़ती है, तो ये कौन करवाएगा बच्चों, तो ये करवाते हैं हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। समझ आया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चों कि यहाँ पर ये क्या करवा रहा है, तो ये करवाएगा वहाँ पर जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होगी उसके फॉर्मेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम का होगा, और अगर गर्थ बढ़ रहा है जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ ही लिखेंगे कंट्रीब्यूट टू द formation of primary plant body, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां पर इंक्रीज इन गर्थ, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी
ग्रोथ। ठीक है, वो कौन करवाएगा बच्चों? तो वो करवाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा बच्चों किसके बेसिस पे? तो ओरिजिन और डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इनका लोकेशन होता है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका जो लोकेशन है, ठीक है, उसके बेसिस में भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि होते हैं बच्चों 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के बच्चों? 3 टाइप्स के। तो ये 1 2, तो इसको याद करने के लिए आप चाहें तो अली बाबा वाला अली लिखिए और उसके बाद तीनों टाइप को लिख लीजिए। तो आपका बच्चों फर्स्ट होता है एपाइकल, ए से। एल से आपका बच्चों हो जाएगा लेटरल, पर आप उसको लास्ट में लिखेंगे। सीक्वेंस अगर फॉलो करेंगे ना बच्चों तो वो इजीली याद होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि लेटरल को आप लास्ट में लिखिए। और नेक्स्ट है बच्चों इंटर कैलरी, इधर भी डिजाइन बना देते हैं। एपाइकल, इंटर कैलरी एंड लेटरल। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो अली। ठीक है, तो बच्चों ये किस बेसिस पे रखा गया है? तो बच्चों इसका बेसिस है लोकेशन। ठीक है, इनका जो लोकेशन है उसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अब आगे बढ़े। तो बच्चों जब हम लोग बात करें एपाइकल की, तो बच्चों एपाइकल नाम से आपको समझ आना चाहिए कुछ एपेक्स पे होगा, एपेक्स पे होगा। तो बच्चों जब हम बात करते हैं एपाइकल मेरिस्टेम की ना, तो बच्चों वो होता है आपके एपेक्स पे। अब आता है क्वेश्चन कि मैम एपेक्स पे कहाँ? तो बच्चों देखो, किसी भी प्लांट का एपेक्स क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? एम्ब्रियो है। ठीक है, तो एक रूट और वो शूट। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये जो नीचे जा रहा है दैट इज शूट और ये बनाता है रूट आगे चल के, यही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अब आपका शूट है और ये आपका रूट है। तो एपेक्स मतलब क्या? अपर मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट। तो ये इसका क्या हो गया? टॉप मोस्ट पार्ट। ये इसका क्या हो गया? टॉप मोस्ट पार्ट। तो यहीं पर हमको जो हमारा एपाइकल मेरिस्टेम होता है वो मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों? ये शूट है, तो ये शूट लिख दिया हमने। ये रूट है, तो यहाँ पर हमने रूट लिख दिया। अब मुझे ये बताइए नाम क्या हो जाएगा? तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम, जिसको हम बोलते हैं SAM और इसको बोलते हैं बच्चों RAM। तो यहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहीं पर हमारा प्रेजेंट होगा एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर होगा, तो जितना भी इलोंगेशन होगा ना बेटा शूट का, रूट का, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इतना समझ आया? किसके थ्रू होगा? तो एपाइकल मेरिस्टेम जो है उसी के कारण हमारा जो रूट होगा उसका ग्रोथ होगा और जो हमारा शूट है उसका। ठीक है, मतलब जो हाइट बढ़ती है हमारी प्लांट की, दैट इज बिकॉज ऑफ एपाइकल मेरिस्टेम। इतना समझ आया? चलो आगे बढ़े। तो बच्चों एपाइकल कहाँ पे प्रेजेंट है? तो बच्चों अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखिए अकरेंस। तो फर्स्ट है हमारा SAM दैट इज शूट एपाइकल मेरिस्टेम और RAM। ठीक है, इतना समझ आया? इसका अकरेंस है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर NCERT में एक टर्म लिखा गया है डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द शूट। क्या लिखा है बच्चों? डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ शूट। तो अब मुझे ये बताइए डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सबसे दूर वाला। तो बच्चों जो शूट का सबसे दूर वाला रीजन होगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? SAM। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने कुछ अलग लोकेशन बताया, NCERT में कुछ अलग। NCERT में बच्चों यही मीनिंग यही है कि आपका वो कहाँ पर है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो ये होगा ना, से शूट है तो डिस्टेंट मोस्ट रीजन क्या होगा? ये वाला। तो इसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों? इसी को हमने बोल दिया SAM। ठीक है, समझ आया? कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग इसको। ठीक है, और हम लोग NCERT को भी साथ में लेके चलेंगे, आपको लोगों को कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा।
तो ऐसे घबराना नहीं है कि मैम ये अलग हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों ये एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टम का। प्राइमरी मेरिस्टम में मैंने क्या बताया बच्चों कि वैसे मेरिस्टम, वैसे टिश्यू जो किस में ग्रोथ करवा रहे हैं, तो प्राइमरी प्लांट बॉडी के जब ग्रोथ में जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए एपाइकल मेरिस्टम क्या करवा रहे हैं, लेंथ ही तो बढ़वा रहे हैं ना, कि पहले ये यहाँ था अब ये यहाँ आ गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, एपाइकल मेरिस्टम। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा प्राइमरी मेरिस्टम। इतना समझ आया, इजी है ना। चलो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको बोला कि बच्चों ये शूट है और यहाँ पर हमारा शूट एपाइकल मेरिस्टम है, तो ये कैसी ग्रोथ करवाएगा, तो ये कुछ ऐसा इंक्रीज होगा, लेंथ बढ़ा, अब यहाँ पर हमारा शूट एपाइकल मेरिस्टम हो गया, ठीक है। इतना समझ आया, चलो आगे बढ़े। अब बच्चों आता है इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी बिल्कुल इसी से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि एपाइकल के बाद आप इंटर कैलरी लिखे। तो बच्चों इंटर कैलरी में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा शूट है और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहीं पर है हमारा मेरिस्टम, शूट एपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। तो अब बच्चों ये इंक्रीज हुआ, तो अब मेरिस्टम कहाँ पे गया बच्चों, तो अब मेरिस्टम गया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इनिशियली वो कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, तो जब वो ऊपर गया होगा तो क्या वो पूरे मेरिस्टम को लेके गया होगा, तो बच्चों यहीं पर क्या होता है कि जो कुछ पार्ट ऑफ मेरिस्टम रहता है ना वो यहीं पर रह जाता है, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट जो होता है मेरिस्टम का वो यहीं पर छूट जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो कैसे बना इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो बच्चों जो हमारा एपाइकल मेरिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो वो कहीं बीच में क्या होता है, छूट जाता है, ठीक है। और वही क्या बन जाता है बच्चों, वही बन जाता है हमारा जो इंटर कैलरी मेरिस्टम हो वो, ठीक है। तो ये समझ आया, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। हेडिंग डालिए मेरे साथ, इंटर कैलरी मेरिस्टम, सेकेंड है ये इंटर कैलरी, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहां पर क्या होगा कि जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ के सेल तो मैच्योर हो गए, ये मैच्योर हुए, पर यहाँ पर ये कैसा रह गया, यहाँ पर ये अभी हमारा जो मेरिस्टम था वो एज इट इज था, तो ये इसके नीचे वाले भी क्या हो गए, ये भी क्या हो गए बच्चों, तो ये भी मैच्योर हो गए। तो ये कहाँ पर है, इसका रीजन कहाँ हो गया इंटर कैलोरी का, तो बच्चों ये कैसी जगह में प्रेजेंट है, तो बच्चों ये प्रेजेंट है जहां पर हमारा मैच्योर सेल है उन दोनों के बीच में। तो यहां पर आप इसके लोकेशन में लिखेंगे बच्चों प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर सेल्स। अब आप मुझे बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमारे सेकेंडरी मेरिस्टम का या प्राइमरी मेरिस्टम का, जल्दी बताइए किसका एग्जाम्पल है ये। चलिए किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, ये सेकेंडरी का कि प्राइमरी मेरिस्टम का, ये जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये किसका एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपने ग्रास देखा है, सबने देखा होगा, जैसे ये जो ग्रास होते हैं इनको जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग होती है ना इनकी, ठीक है, खा लेते हैं आके। तो ये जो ग्रास है क्या वो कभी वहां पे बढ़ता नहीं है, बताइए, बढ़ता है ना, कैसे बढ़ता है बच्चों, तो यहाँ पर ग्रास में क्या होता है बच्चों, ग्रास में प्रेजेंट होता है हमारा इंटर कैलरी, ठीक है, जो हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, तो वो इसकी हाइट फिर से बढ़ा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया जब हाइट बढ़ रही है तो वो कैसा है बच्चों, वो है प्राइमरी ग्रोथ। तो ये कैसा मेरिस्टम हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, प्राइमरी मेरिस्टम का, क्योंकि ये किसमें कौन सी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बच्चों, तो ये करवा रहा है प्राइमरी प्लांट बॉडी की ग्रोथ में हेल्प,
चलिए, तो यहाँ पर मेरे साथ आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं सबसे बेस्ट, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आप सबसे बेस्ट किस में देख सकते हैं, हमारे जो ग्रास होते हैं जिनको हमारे हर्बीवोरस क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेजिंग हर्बीवोरस होते हैं उनमें जो हमारे वो जो ग्रास को खाते हैं उनमें बेस्ट हम लोग को कहाँ क्या देखने को मिलता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसी को मेरे साथ लिखेंगे, यस, मोस्टली occurs in grasses and regenerate if eaten by grazing herbivores। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जैसे हमारे जो हर्बीवोरस हैं जब वो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो कौन सा ग्रास होता है, अगर कोई ग्रास है जो रीजनरेट हो गया तो वो कौन सा मेरिस्टेम वहाँ पर प्रेजेंट होगा जो उसको हेल्प करेगा फिर से ग्रो करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बनवा दिया है, यहाँ से आप इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर ये लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों थर्ड था हमारा क्या, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो बच्चों लेटरल मेरिस्टेम क्या कहां पर प्रेजेंट होगा, लेटरली। तो ये जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम होते हैं बच्चों, ये हमको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो जैसे हमारे किसी प्लांट का क्या हो गया, गर्थ में इंक्रीज हुआ, यहाँ ये इस वाले स्लाइड में हमारा किस में इंक्रीज हुआ बच्चों, गर्थ में इंक्रीज हुआ, तो वहां पर जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो वर्क करेंगे। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि वो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम है बच्चों वो क्या करवाएंगे, तो ये करवाते हैं हमारे इंक्रीज इन गर्थ। तो ये बच्चों किसके एग्जाम्पल हो गए, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब ये जो प्राइमरी प्लांट बॉडी का ग्रोथ होता है उसमें भी हेल्प करेंगे एंड उसी के साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उसमें भी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। चलो अब मुझे ये बताओ कि लेटरल मेरिस्टेम को जब भी हम बच्चों देखते हैं ना तो ये हमको दिखता है सिलेंड्रिकल, तो इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है ये, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम के। उसके अलावा ये क्या करवाएंगे, तो इंक्रीज इन गर्थ, और ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, कि ये कौन सी ग्रोथ करवाएगा बच्चों, तो ये करवाता है हमारा जो गर्थ होता है उसको इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, और वो कैसी ग्रोथ होती है बच्चों, वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेकेंडरी का, और ये प्राइमरी ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम का भी एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये मैच्योर जो टिश्यू होते हैं ना वहां पर देखने को मिलते हैं, अकर्स इन मैच्योर टिश्यू। ठीक है, तो वो तीन होते हैं, एक है हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक है सेकेंड है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये बच्चों अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये अभी मैं आपको बता रही हूं। और थर्ड होता है बच्चों कॉर्क कैम्बियम। तो बच्चों ये जो इंटरफेसिकुलर है ना बेटा, ये क्या होता है, ये आपके जो हमारे
वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इंट्रा हो गया तो उसके अंदर है, तो इस टाइप का आपको ये जब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। जिसमें ये वाला जो है हमारा इंट्राफेसिकुलर, ये प्राइमरी होता है और ये दोनों सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको आपने बना लिया है। चलो अब आता है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम में, एक इसी में आप लोग हेडिंग डालिए और नेक्स्ट लिखिए एक्सिलरी बर्ड। एपिकल मेरिस्टेम में अगर आपके पास जगह है तो वहां पर लिखिए, या फिर आप इसको हेडिंग डालेंगे एपिकल मेरिस्टेम और वहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, अब मुझे ये बताइए कि ये एक्सिलरी बर्ड होता क्या है। तो बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे ये हमारा क्या बताया था मैंने आपको, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये यहाँ पर है, ये जब ग्रोथ किया तो यहाँ पर आ गया, पर यहाँ पर भी तो है ना, अभी हमने पढ़ा कौन सा है, इंटरकैलरी है, ठीक है। तो बच्चों ये अपनी ग्रोथ जो है ना, ये रुकता नहीं है, ये अपनी ग्रोथ करते रहेगा, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो यहां से बच्चों निकल गया क्या, यहां से बच्चों निकलता है लीफ, यहां से निकला एक लीफ, ठीक है। एक मिनट ना, यहां से बच्चों निकला लीफ, ठीक है। और इसी बर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा एक्सिलरी बर्ड है वो किसका पार्ट है। तो बच्चों वो है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ही ना, अलग से थोड़ी कुछ आया। यहाँ पर जो हमारा एक्सिलरी बर्ड था वो किससे बना बच्चों, तो वो बना है हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम से, जो क्या हुआ था, जो एक्साइल में जाने से पहले कुछ पीछे ही छूट गया, उसी मेरिस्टेम से, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम से बना। और कैसे बना, तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो जो छूट गया पीछे, कहाँ पर छूटा, तो जो हमारे लीफ के एक्साइल है उसमें, तो यहाँ पर लिखिए इन एक्साइल ऑफ लीफ। समझ आया। एक्सिलरी बर्ड किससे बना बच्चों, तो एक्सिलरी बर्ड आपका बनता है हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम से, जो हमारे लीफ के एक्साइल में छूट गया था, लेफ्ट बिहाइंड एक्साइल ऑफ लीफ, वही क्या बनाते हैं बच्चों, वही आपका बना लेते हैं एक्सिलरी बर्ड। समझ आया इतना। चलो आगे बढ़े। अब आता है बच्चों परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया, तो बच्चों परमानेंट टिश्यू उस टाइप के टिश्यूज होते हैं, उस टाइप के टिश्यूज हैं जो क्या हो चुके हैं, वो जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। जैसे मान लो वो डिवाइड कर रहे हैं, ये वो डिवाइड करते ही जा रहे हैं, पर अब वो क्या हो गए, अब वो थक चुके हैं। अब उनको चाहिए कि हाँ अब मुझे कोई स्पेशलाइज काम दे दो, जैसे मान लो कि फूड कंडक्शन। तो वो बोल रहे कि मुझे एक काम दे दो जैसे फूड कंडक्शन, और फिर मैं उसी काम पे स्टिक रहूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि आप मुझे एक काम दे दीजिए जो भी स्पेशलाइज है फूड, जैसे फूड कंडक्शन का, मैं उसी काम को करूंगा। तो बच्चों यही क्या हो जाता हमारे, तो बच्चों इसी टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इतना समझ आया। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चों अब ये जब स्पेशलाइज हो गए, जैसे इन्होंने काम ले लिया फूड कंडक्शन वाला, तो अब ये क्या करेंगे बच्चों, अब ये कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। जैसे ही परमानेंट मेरिस्टेम में वो कन्वर्ट हुए, डिफ्रेंशिएट हुए, आफ्टर दैट वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ एक केस ऐसा आता है कि जहाँ पर वो वापस से रीडिफ्रेंशिएट होके फिर वो ग्रोथ करते, पर अभी हमको उधर नहीं जाना है, आगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि परमानेंट टिश्यू मतलब वो टिश्यू जिन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज हो गए और अब वो वापस से डिवाइड नहीं हो रहे, उन्होंने अपनी एबिलिटी लूज कर दी डिवाइड होने की, तो दैट आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों ये भी होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट है बच्चों आपका सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और सेकंड होता है बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? तो देखो, जब हम बात करें सिंपल की, नाम से समझ आ रहा है कुछ सिंपल सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे सेल आपस में आके जुड़े और उससे क्या बन गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स में जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग होंगे, तो डिसिमिलर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है इसमें पेरेन्काइमा। फर्स्ट क्या है बच्चों? तो फर्स्ट है इसमें पेरेन्काइमा। सेकेंड है बच्चों आपका कोलेनकाइमा। और बच्चों लास्ट आता है इसमें स्क्लेरेन्काइमा। और उसी तरफ जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। ठीक है, ये 2 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं और ये हमारे 3 टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या क्या? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो अलग अलग डिसिमिलर होते हैं और उसके साथ साथ इनको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, लिखिए। तो मेरी मैम ने अली के पेरेंट्स, प्राउड पेरेंट्स को कॉल किया। कहां पर कॉल किया? तो इन स्कूल फॉर एक्सपी। ठीक है, ये बच्चा एक्सपी में बहुत अच्छा था। तो यहां पर क्या हो गया? मेरी मैम ने अली के प्राउड पेरेंट्स को कॉल किया फॉर एक्सपी। तो बच्चों अब इसका मतलब क्या है? तो मेरी मैम ने, तो इससे आप लोग लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अली से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अली से क्या होगा? तो आपका एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, इसके बाद प्राउड से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्राउड से आप लिखेंगे परमानेंट टिश्यू। पेरेंट्स, पेरेन्काइमा। कॉल किया से कोलेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद स्कूल से स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और एक्सपी से आपका लास्ट आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपका ट्रिक हो गया टू लर्न द टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जिसमें आपको क्या रखना है? मेरी मैम ने अली के प्राउड पेरेंट्स को कॉल किया इन स्कूल फॉर एक्सपी, जिससे मेरी मैम से मेरिस्टेमेटिक, अली से एपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी, प्राउड से आपका परमानेंट हो जाएगा और पेरेंट्स को से पेरेन्काइमा, कॉल किया इनसे, कॉल से आपका कोलेनकाइमा और स्कूल वाले में स्क्लेरेन्काइमा और एक्सपी से जाइलम एंड फ्लोएम। इतना समझ आया बच्चों? इजी है ये ट्रिक? कैसी लगी ये ट्रिक? जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी है ये ट्रिक। ये देखो बच्चों, ये जो है ये आपका एक फिगर जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये बच्चों को बहुत डर लगता है पर ये बहुत इजी है। तो देखो ये आपका क्या है बच्चों? ये है आपका रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों? एक मिनट, एक एक करके करते। मैं धीरे कर रही हूं इसलिए कि आप मेरे साथ इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका रूट कैप। सारे ही रूट में क्या होता है? रूट कैप होता है। जैसे ये हमारा अगर रूट है
तो उसके पास एक ऐसा इसका कैप होता है खुद का, तो यही क्या है, उसका रूट कैप जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अब इसके बाद ये जो है वो उसके इनिशियल्स हो गए रूट कैप के लिए, जो आगे चल के रूट कैप बनाते हैं उन्हीं को हम लोग इनिशियल्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये आपका हो गया रूट अपाइकल मेरिस्टम, और ये दिखा रहा है कि आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटोडर्म है बच्चों, प्रोटोडर्म क्या होता है, तो बच्चों प्रोटोडर्म जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी स्टेम को देख लिए, लीफ को देख लिए, रूट को देख लिए, वहां पर एपिडर्मिस होता है ना, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। तो उसको कौन बनाता है, तो बच्चों उसको ये बनाता है हमारा प्रोटोडर्म। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आगे चल के, ये बनाएगा हमारा एपिडर्मिस। तो हमारे प्रोटोडर्म का फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो ये आगे चल के क्या बना देते हैं हमारे, ये आगे चल के बनाएंगे एपिडर्मिस। उसके बाद अब आप ये वाला देखिए, जो हमारा सेंट्रल सिलेंड्रिकल ये वाला जो पार्ट है। अब बच्चों ये क्या बना रहा है, सेंट्रल सिलेंडर, दैट मीन्स ये आगे चल के बनाता है बच्चों वेस्कुलर बंडल सिस्टम। मतलब ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे हमारा जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना वो, और कॉर्टेक्स का तो कॉर्टेक्स ही रहता है। ठीक है, प्रोटोडर्म आपका बना है एपिडर्मिस, और जो हमारा सेंट्रल सिलेंडर होता है वो आपका क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल सिस्टम। बहुत इजी है ये। ठीक है, देखो ये रूट कैप, ये उसका फिर इनिशियल आया ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ये उसके इनिशियल्स थे ये वाले पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते तो आपको दिखेगा। ये देखो ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है। ठीक है, मतलब इनिशियल मतलब आपको याद रखना है बच्चों, इनिशियल का मतलब था कि वो आगे चल के जो हमारा सेंट्रल सिलेंडर किससे बना, तो वो इनिशियल ऑफ जो सेंट्रल सिलेंडर है उसी से बना। जो कॉर्टेक्स का इनिशियल है वो आगे चल के क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स बना रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब इधर आओ, ये शूट अपाइकल मेरिस्टम, तो बच्चों ये क्या है, ग्रीन ग्रीन। तो बच्चों ये ग्रीन ग्रीन है आपका जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू होता है ना, जो हमारा जाइलम और जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है, एक मिनट, ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, देखो डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, यहीं पे क्या है हमारा एसएम प्रेजेंट है, दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम जोन। उसके बाद है लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो है और ये इधर ये। तो बच्चों जब जो पार्ट हमारा आगे चल के लीफ बनाएगा, ठीक है, जो पार्ट हमारा आगे चल के लीफ बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोडियम। अब मुझे ये बताइए कि ये लीफ प्राइमोडियम दिख रहा है और ये हमारा जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये दिखा, इनके बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, बीच में एक्सिलरी बर्ड। तो यही तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो शूट अपिकल मेरिस्टेम है ये, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, एक्सिलरी बर्ड। तो ये हमारा शूट अपिकल मेरिस्टेम से ही क्या निकलता है, एक्सिलरी बर्ड, और वहीं से हमारे लीफ निकलते। ये इजी लगा अब डायग्राम, एकदम इजी है बच्चों। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बताया है कि इससे जो है ना बच्चों नीट में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको डायग्राम दे देगा और लेबलिंग कर देगा ए बी सी कुछ भी, और फिर आपसे उसके बारे में या फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कि ये डायग्राम के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ईजी है ये। चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग, जो अभी हमने देखा कि जो हमारा परमानेंट इशू है वो दो टाइप के थे, एक हो गया हमारा सिंपल वाला और एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर जो सेल्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है वो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, किससे याद करेंगे, तो इसको आपको याद करना है पेरेंट्स से, ठीक है। पेरेन्काइमा मतलब क्या, पेरेंट्स, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि पेरेंट्स जो हैं वो हैं तभी उनकी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे बच्चों, ये होंगे लिविंग, ठीक है, लिविंग टिश्यू हो गए। उसके बाद क्या पेरेंट्स कभी अपने बच्चों पे भेदभाव करते हैं,
कि नहीं ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा गंदा बच्चा है, ऐसे करते? ये कमेंट मत करना कि हाँ मैम करते हैं, नहीं करते, तुम्हारा दिमाग है वो, ठीक है। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक। अब मुझे ये बताइए आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि जो हमारे ये सेल्स होंगे ना, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब किसमें सिमिलर होंगे? तो इनका जो साइज होगा, ठीक है, वो कैसा होगा बच्चों? वो इनका सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आइसोडायमेट्रिक सेल्स। इसके अलावा जो पेरेन्काइमा होता है ना, इसको बोला जाता है प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। अब बच्चों इसका क्या मतलब हो गया? प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। तो बच्चों ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। तो बच्चों प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू मतलब क्या? कि जो हमारा पेरेन्काइमा होता है ना, इसी से आगे चल के क्या बन रहा है बेटा? इसी से आगे चल के जो अदर टिश्यूज होते हैं ना, वो बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसीलिए इसको कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। इसके अलावा इनका जो शेप है वो वेरिएशन शो कर सकता है। तो शेप कैन बी वेरिड, ठीक है। मतलब अब ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। शेप जैसे कहीं पर ओवल हो सकता है, कहीं पर स्फेरिकल हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। पर मान लीजिए कि एक जगह में ये ओवल है तो ये पूरे ओवल ही होंगे। दूसरे जगह में अगर ये सिलेंड्रिकल स्फेरिकल है तो ये स्फेरिकल ही होंगे। इस तरह से इनका जो शेप है वो वेरिएशन शो करेगा, पर जहां पर भी प्रेजेंट होंगे वहां पर शेप कैसा होगा बच्चों? तो वहां पर इनका जो सेल्स होंगे, जो आइसोडायमेट्रिक मैंने बताया, वो शो करेंगे, ठीक है। मतलब ये सिमिलर होंगे। इतना समझ आया, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों हमारे पेरेन्काइमा होते हैं ना, इनका जो वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे थिन वॉल। और किसका बना हुआ होता है बच्चों? तो ये बने हुए होते हैं सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल दिए? सेल्यूलोजिक, ठीक है। इसके बाद पेरेंट्स, जो कुछ पेरेंट्स जो ऐसे होते हैं ना कि जो अपने बच्चों को बिल्कुल स्पेस नहीं देते। सुना होगा ना आपने, मेरे पेरेंट्स मुझे स्पेस नहीं देते, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो भी कैसा होता है? एकदम एब्सेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा, बिल्कुल स्पेस नहीं है इनके आपस में। तो इस टाइप के भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आइदर क्लोजली पैक्ड, इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत स्पेस दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहां पर देखिए बीच बीच में क्या है? स्पेस है ना। तो यहां पर थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है। तो यहां पर और मे बी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। समझ आया ये बच्चों? ठीक है। या तो ये पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर इनके पास थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे लिख लेते हैं तो बच्चों अब देखो, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीकर्सर है ना, प्रीकर्सर होने के लिए मतलब क्या कि यहाँ पर ये ज्यादा प्रेजेंट होंगे तभी आगे चल के दूसरे टिश्यू बनाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट। अब आते हैं इनके फंक्शन में। तो जैसे हमने बोला कि पेरेंट्स है ये, तो पेरेंट्स, मम्मी क्या करती है बच्चों? खाना बनाती है ना, खाना बना के तो मम्मी देती है, ठीक है। तो ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा जैसे कुछ एफडी वगैरह करवाना होगा, मनी को स्टोर करके रखना होगा, तो वो कौन करते हैं बच्चों? पापा। तो स्टोरेज। उसके बाद ये दोनों आपस में पूरा सीक्रेट शेयर कर दे। जैसे आपने कुछ कांड कर दिया और उसके बाद अपनी मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा को मत बताना, और अगले दिन सुबह आपको पापा उसी के लिए मार रहे हैं, तो पता चलता है ना, ओ शिट, मम्मी ने बता दिया, मम्मी ने तो सारा सीक्रेट रिवील कर दिया। तो सिक्रीशन
तो ये था हमारे पेरेंट्स का मतलब पेरेन्काइमा का कुछ डिटेल्स, जिसमें सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं बच्चों, तो पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होता है, ये प्रीकर्सर होता है सारे टिश्यू का। उसके अलावा इनका जो शेप होता है वो उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये कैसे हैं, तो बच्चों इनका जो वॉल होता है वो थिन होगा और ये सेल्यूलोजिक होते हैं। उसके बाद ये देखो आइदर क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और बच्चों ये स्टोरेज भी करेंगे और सिक्रीशन भी करेंगे। इजी है, समझ आया? इजी है ना बच्चों ये? चलो ये वाला बताओ इजी है कि नहीं? पेरेन्काइमा आराम से हो जाएगा आप लोगों का। चलो सेकेंड है बच्चों हमारा कोलेनकाइमा। सब लोग बताएंगे ना पेरेन्काइमा कैसा, इजी है कि नहीं कि टफ लग रहा है? अगर आप लोगों को ये भी याद करना है ना कि ये थिन वॉल होते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों जो हमारा पेरेन्काइमा होता है वो क्या है, प्रीकर्सर है, बाकी टिश्यू भी बनाएगा। तो वो कब बना सकता है, जब वो अलाउ करेगा अपने आप को डिवाइड होने के लिए, ठीक है? तभी वो आगे जब तक उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी वो कभी भी दूसरा टिश्यू नहीं बना सकता। तो अब उसके लिए क्या चाहिए कि थिन वॉल हो ना बच्चों, क्योंकि थिन वॉल होगा तभी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अलग होंगे, डिवाइड होंगे। इसीलिए इनका जो वॉल है वो थिन है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि बच्चों ये इतनी मोटी कोई वॉल है, इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जितनी ज्यादा मोटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, उतनी ज्यादा ये थिक होगी। उतनी ज्यादा ये क्या होगी बच्चों, उतनी ज्यादा ये थिक हो जाएगी, ठीक है? तो हाईली थिक हो गई है तो उस टाइम पे दूसरे सेल को नहीं बना सकती, दूसरे टिश्यू को नहीं बना सकती, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि इसके जो सेल होते हैं वो कैसे होंगे बच्चों, वो सेल होते हैं हमारे थिन, ठीक है? और किसके बने हुए होते हैं बच्चों, तो हमारे सेल्यूलोज के। हाँ चलिए आगे बढ़े। अब आता है बच्चों कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा मैंने आपको कैसे याद कराया? यस मैम कर सकते हैं ब्रेक। ओके कोलेनकाइमा बच्चों मैंने आपको कैसे याद रहा था, कॉल कर लो। तो मैं आपको कॉल कर रही हूँ, क्या मेरी लाश आपको कॉल करेगी? नहीं, उसके लिए मुझे जिंदा होना पड़ेगा ना। तो ये भी कैसे है बच्चों, ये भी है लिविंग। चलो लिखो मेरे साथ लिविंग। अभी पर सिर्फ लिविंग लिखो, एक स्पेस छोड़ दो। अब जैसे ना ये जो हमारे कोलेनकाइमा होते हैं ना बच्चों, ये थोड़े से ना स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने पेरेन्काइमा क्या बताया कि यहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रांगनेस हार्डनेस नहीं होती है, ठीक है? तो ये जो होते हैं ना बच्चों कोलेनकाइमा में थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े बहुत क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू लिखेंगे आप लोग। जैसे वहां पर तो एकदम थिन सेल वॉल है तो प्रोटेक्शन का तो काम ही नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पर जो कोलेनकाइमा होंगे उनकी सेल वॉल क्या होगी, थोड़ी सी हमारी थिक होगी। तो इसी कारण से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जो भी प्लांट है उनको, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जब हम लोग कोलेनकाइमा देखते हैं बच्चों, जैसे ये हमारा कोलेनकाइमा का सेल है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो कॉर्नर्स हैं, एक मिनट, ये हमारा कोलेनकाइमा के सेल है, ठीक है? ये हमारे क्या है, कोलेनकाइमा के सेल है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि इनके जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये कैसे देखने को मिला बच्चों, तो यहाँ पर ये जो कोलेनकाइमा है ये हल्का सा थिक हुआ, थिक कैसे हुआ बच्चों, तो यहाँ पर हुआ हमारा सेल्यूलोज का डिपोजिशन, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि है तो वॉल यहाँ पर भी सेल्यूलोजिक, पर यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो रहा है, जिसके कारण से ये थोड़े से थिक है। और इसी कारण से इनका नेचर कैसा होता है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं ये, ठीक है? तो यहाँ पर वॉल कैसा है, थिक है, थिक वॉल, और क्या हो रहा है, कॉर्नर्स में हमारे सेल्यूलोज का डिपोजिशन है। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग कॉर्नर्स आर थिक बिकॉज ऑफ
सेल्यूलोजिक डिपोजिशन। समझ आया? ये क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सेल हैं उनका कॉर्नर्स क्या हो गया बच्चों? थिक हो गया है बिकॉज ऑफ सेल्यूलोजिक डिपोजिशन। ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? चलो, corners are thickened because of what बच्चों? तो because of cellulosic deposition। समझ आया? क्लियर है? ये कॉलेनकाइमा कॉल करना है तो उसके लिए जिंदा होना पड़ेगा। तो ये कैसे हैं बच्चों? ये है लिविंग टिश्यू। उसके बाद जो उनका कॉर्नर है वो कैसे थिक हुआ है? तो सेल्यूलोजिक डिपोजिशन। इसके अलावा इनमें और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा हो गया हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज भी हो सकता है और पेक्टिन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, इतना समझ आया? तो चलो आगे बढ़े। अब ये होते कहाँ पर हैं बच्चों? तो ये जैसे हमारा एपिडर्मिस है ना, ठीक है, जो भी हमारे एपिडर्मिस होते हैं उनके जस्ट बिलो जो लेयर होती है दैट इज कोलेनकाइमा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों? तो अक्रेंस, तो यहां पर लिखेंगे जस्ट बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है? तो जैसे ही हमारा जो एपिडर्मिस का लेयर होता है उसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होंगे बच्चों? कोलेनकाइमा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करने वाले हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी कब शो करेंगे? किसी प्लांट में आप फ्लेक्सिबिलिटी कब देखते हैं? बताइए, किसी भी प्लांट में आप फ्लेक्सिबिलिटी कब देखते हैं? तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक यंग स्टेम पकड़ाया है, ठीक है, जो थोड़ा सा भी ग्रीनिश है, और एक मैंने आपको ट्रंक दे दिया, जो ट्री का बड़ा सा ऐसे ट्रंक होता है ना, वो जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, एक मैंने आपको वो दिया है, ठीक है, और एक मैंने आपको स्टेम पकड़ाई है, यंग है ये स्टेम। इन दोनों में से ज्यादा जो सॉफ्ट होगा वो कौन सा होगा? ये आपका यंग स्टेम है और ये आपका प्रॉपर ट्रंक है किसी भी ट्री का, जो कि क्या हो चुका है पूरी तरह से मैच्योरेशन। इन दोनों में ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है? जल्दी बताइए, बताइए। तो बच्चों ऑब्वियसली ये वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पर देखने को मिलती, तो इनके अकरेंस में भी क्या आएगा? जो हमारे यंग स्टेम होते हैं वहीं पर हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? वहीं पर हमको देखने को मिलेगा हमारे कोलेनकाइमा। उसमें भी डाइकॉट्स में ही देखने को मिलता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, ये प्रोवाइड क्या करने वाले? मैकेनिकल सपोर्ट। ज्यादा नहीं प्रोवाइड करते पर थोड़ा सा ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि इनकी भी जो सेल वॉल है एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा वो थिक हो जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कब करेंगे? तो जब भी इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। कब? व्हेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ठीक है, इतना क्लियर है, इजी है कोलेनकाइमा भी बच्चों। इसी में ना सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखिए। पेरेंट्स के बारे में पढ़े, फिर आप लोग कॉल कर लो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोविड हुआ था तो लोग फोन से, जो हमारा जैसे हम लोग कॉल कर रहे हैं उसी फोन से क्या सीखे थे? खाना बनाना सीखे थे ना। तो वही है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया ये? आगे बढ़े। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा।
चलो, स्क्लेरेनकाइमा बच्चों हमेशा कैसे होंगे, तो आप कैसे याद रखे थे हम स्क्लेरेनकाइमा, तो हम स्कूल जाते हैं तो देखिए ना वो छोटे छोटे बच्चे जो जो स्कूल जाते हैं वो कैसे ही करते रहते हैं, रोते ही रहते हैं, जैसे हमने उनको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे युद्ध लड़ना, उनको वॉर करनी है, तो ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो मतलब स्कूल जाने के नाम से जब हम छोटे थे हमको मौत आती थी ना, लगता था यार मम्मी आज नहीं जाना है। तो मतलब स्कूल जाके क्या हो रहा है बच्चों, स्कूल जाके आप लोगों की मौत आ रही है, तो ये कैसे होंगे बच्चों, ये होंगे डेड सेल्स। ठीक है, समझ आया। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम स्कूल गए तो हमको पता चला कि हमारे लिए स्कूल जाना कितना नेसेसरी है। ठीक है, दोस्त बनाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो स्क्लेरेनकाइमा स्कूल जाना हमारे लिए कितना नेसेसरी है। तो बच्चों वहां से हमको क्या मिला, बच्चों वहां से हमको मिला मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब बच्चों ये डेड होगा मतलब क्या, कि ये बहुत ज्यादा, इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा वॉल्स होंगे, सेल वॉल्स होंगे, वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होंगे, क्योंकि जो भी हमारे सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे आता है, तो लिग्निन जो वॉल होती है, जो लिग्निफाइड वॉल होती है उसी से आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन प्रेजेंट होगा, तो इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड विथ पिट्स। अब ये क्या लिख दिया मैंने, तो बच्चों जब आप इनके सेल देखेंगे ना, तो ये आपका क्या है, एक मान लीजिए पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये लिग्निन है, लिग्निन का डिपोजिशन आपको दिख रहा है, पर कैसे है, बीच बीच में स्पेस है ना, तो इसी को हम कहते हैं पिट्स। ये और ये क्या है, लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो सेल होंगे ना बच्चों वो लॉन्ग होते हैं, मतलब जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है इसके सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एज वेल एज नैरो होते हैं, तो लॉन्ग नैरो सेल्स होंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब बच्चों इसमें जो मेन आता है ना कि इनके दो टाइप्स होते हैं, बाकी तो हमने किसी में नहीं देखा, पेरेन्काइमा में भी और स्क्लेरेनकाइमा में भी, पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने रिपीट किया क्या, स्क्लेरेनकाइमा सॉरी ओके, जब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की, इनकी तो फर्दर कोई टाइप नहीं होता, पर जब हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो बच्चों ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। एक तो बच्चों पहला है फाइबर्स, और बच्चों दूसरा होता है स्क्लेराइड। नाम से ही समझ आ रहा होगा, फाइबर मतलब क्या बच्चों, कुछ रेशा रेशा होगा ना, ऐसे धागे जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्क्लेरेनकाइमा है वो हमको दो तरह से दिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक है थिक वॉल होगी, थिक वॉल होगी। ठीक है, और ये कैसे होंगे बच्चों, तो ये होंगे इलोंगेटेड, पर यहां पर हमको एक नहीं दिखेगा कि एक ही फाइबर दिख रहा है, यहां पर हमको हमेशा ग्रुप में देखने को मिलते हैं, तो अकर्स इन ग्रुप्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों स्क्लेराइड की, ठीक है, तो ये स्फेरिकल और ओवल भी हो सकते हैं, और ओवल, उसके साथ साथ ये जो होंगी ये हाईली थिकेंड होते हैं, मतलब वो थिक है, ठीक है, पर ये उससे ज्यादा थिक होता है, तो हाईली थिकेंड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं डेड सेल्स। समझ आया, इजी है। आगे बढ़े, अब आता है बच्चों हमारा हाइपोडर्मिस। क्या होता है बच्चों हाइपोडर्मिस, तो हमारा जो एपिडर्मिस होता है उसकी जो बाद वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक लेके आया, CD और MS। ठीक है, क्या बोला मैंने, CD और MS। तो बच्चों CD से आपको याद रखना है, C से आप लिखेंगे कोलेनकाइमा, और D से हो जाएगा आपका डाइकॉट।
ठीक है, एम से आपका मोनोकॉट और यहां पर स्क्लेरेनकाइमा। अब क्या है बच्चों ये स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा? तो बच्चों ये है टिश्यू। तो यहां से आपको ये याद करना है बेटा कि जब हम बोल रहे हैं कि हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा में कैसी डाइकॉट में कैसा होगा, तो कोलेनकाइमा टिश्यू होंगी, और जो हमारे मोनोकॉट्स है वहां पर हाइपोडर्मिस कैसा होगा बच्चों? तो वहां पर होगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, समझ आया हाइपोडर्मिस? ठीक है, चलो अब ये देखो, अभी जो मैंने आपको पेरेन्काइमा बताया, तो देखो बच्चों पेरेन्काइमा है, ये शेप अलग अलग है। उसके बाद ये कैसा है, यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर है बच्चों हमारा इंटरसेलुलर स्पेस। अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि जो शेप है वो कैसे वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि कोलेनकाइमा में आपको थोड़ा बहुत थिकनेस देखने को मिलेगी। तो ये थिक और कहाँ देखने को मिलेगी? तो बच्चों कॉर्नर्स में। तो कॉर्नर्स कैसे हैं? थिक है। ये प्रोटोप्लाज्म जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के आपका प्रोटोप्लाज्म, और ये एक वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बाहर में आपका क्या है बच्चों? ये है आपका सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो क्या बताया था मैंने? फाइबर और स्क्लेराइड दो टाइप्स होते हैं। तो देखो बच्चों ये अपना फाइबर है, सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो लूमेन। लूमेन जो है, जो खाली स्पेस है बच्चों, वो कैसी है? ज्यादा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि नहीं? अच्छा ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू कर ले रहे हैं। यहां पर देखिए फाइबर में जो ल्यूमेन है वो कैसी है? ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और यहां पर जो आपका स्क्लेराइड है, यहां पर जो ल्यूमेन है वो कैसी है बच्चों? कम है। ठीक है, ल्यूमेन मतलब क्या? जो खाली स्पेस होता है ना वो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ल्यूमेन थोड़ी बड़ी है और यहां पर ल्यूमेन जो है वो छोटी हो गई है। इसके बाद जो आपका सेल वॉल है यहां पर भी थिक है। ठीक है, पर यहां पर देखिए, यहां पर जो थिकनेस है कैसी है बच्चों? ज्यादा है ना, और पिट्स दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, पिट्स आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, पिट्स ऐसा नहीं होगा कि आपको एक में ज्यादा एक में कम, एक में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये जो ल्यूमेन है ना, ठीक है, उसी का जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पिट्स। ठीक है, तो ये समझ आया? ठीक है, ये जो ल्यूमेन के ये वाला जो एरिया है दैट इज पिट्स। ठीक है, ल्यूमेन के बाहर वाला जो एरिया है दैट इज पिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर जो पिट्स हैं हमारे वो भी है, और यहाँ पर भी पिट्स होंगे, और यहाँ पर ल्यूमेन जो है वो छोटा होगा, और यहाँ पर जो ल्यूमेन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये हमने समझ लिया एकदम डायग्राम के भी थ्रू। ये बच्चों आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड दिस वन इज स्क्लेरेनकाइमा। इजी है ये। चलो आगे बढ़े। देखिए ये इसको आप अंडरलाइन करेंगे अभी मेरे साथ ही। चलिए निकालिए अपने एनसीईआरटी। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक ही टाइप का सेल का बना हुआ होता है हमारा जो सिंपल टिश्यू होता है। ठीक है, ये हमने अब भी डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं वो क्या क्या है बच्चों? तो वो है हमारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा पेरेन्काइमा सबसे ज्यादा होता है, अबंडेंट होता है, ये भी हमने देख लिया। और जो हमारे पेरेन्काइमा होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो वॉल्स होता है वो थिन है, और ये सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, और इनके बीच में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मार्क करिए, अभी मेरे साथ ही मार्क करेंगे इसको आप लोग। अब बच्चों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हमारे स्क्लेराइड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए आप लोग ट्रिक क्या याद करेंगे। तो बच्चों सुबह सुबह आप लोगों को क्या चाहिए होता है? सुबह सुबह क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? चाय की प्याली। गाना सुनो ना, एक गरम चाय की प्याली हो, ऐसा कुछ है ना गाना। ठीक है, तो सुबह सुबह हमको क्या चाहिए बच्चों? टी चाहिए। तो लीव्स ऑफ टी,
वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आफ्टरनून होता है, यू वांट कि दाल चावल मिल जाए, तो उसमें आपको दाल, प्रोटीन तो चाहिए ना, तो हमारे जो सीड कोट होता है ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब हमारे पल्सेस वाले, पल्सेस में प्रेजेंट होता है ना लेग्यूम्स, ठीक है। उसके साथ साथ अगर फ्रूट्स मिल जाए तो फिर वाह भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो जो हमारे फ्रूट होते हैं, ठीक है, तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। अब लास्ट बच्चों आपका आता है कि जो हमारे पल्प होता है फ्रूट का, ठीक है, उसमें मिल जाए तो उसको आपको कैसे याद रखना है, तो लिखिए जीपीएस, पल्प ऑफ फ्रूट्स, किसके पल्प में मिलना चाहिए, तो पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक, तो जीपीएस याद रखेंगे। जीपीएस से आपको क्या क्या याद रखना है, तो ग्वावा, जीपीएस, क्या क्या है बच्चों, ग्वावा, पेयर एंड सपोटा, ग्वावा, पेयर एंड सपोटा, ठीक है। क्या होता है बच्चों सपोटा, बताइए, चलो कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर ये जो जीपीएस मैंने बताया, ग्वावा, पेयर एंड सपोटा, ठीक है, इजी है ये बच्चों, जीपीएस से आप लोग याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, सुबह सुबह हमको क्या चाहिए बच्चों, चाय पत्ती मिल जाए, उसके बाद जैसे नून होता है, आफ्टरनून होता है, तो हमको दाल चाहिए, उसके साथ अगर फ्रूट्स मिल जाए तो फिर मज़े ही मज़े, तो फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, और उसके साथ जो हमारे पल्पी फ्रूट्स होते हैं तो वो कैसे याद रखेंगे, जीपीएस से, तो गावा, पेयर एंड सपोटा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, इजी है ये। आज पहले हम लोग जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था बच्चों कि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है, 13 मई से जो हमारी न्यू बैच है फॉर नीट ड्रॉपर एंड जेईई ड्रॉपर वो स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ठीक है, जिसका आपको 7 डेज का फ्री डेमो भी मिल रहा है। देखो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर तो हम आपके लिए लाइव में डेमो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप आराम से पढ़ के देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो प्रोसीड करना है कि नहीं। बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये नंबर है 9893988509, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कभी भी और आपको जो भी डिटेल्स होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। ये बात तो मैंने बताई बच्चों ऑफलाइन के लिए, शॉप नंबर 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई, आप यहाँ पर आके फर्दर जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हमारे पास पर आप हमको यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो बच्चों आपके लिए हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट इज मोमेंटम कोटा क्लासेस करके आपको प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके भी आप उसके फीचर्स देख सकते हैं, ठीक है। आप सारे फीचर्स देखिए, उसके बाद वहाँ पर आपको जो भी कोर्स परचेस करना है आपको वहाँ पर पूरा ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स परचेस करना है। आफ्टर दैट आपने जब परचेस कर लिया तो आपको जो यहाँ पर 1 शॉट वीडियो मिल रहा है वहाँ पर वो आपको फुल वीडियो मिलेगा। दैट मीन्स जो अभी हम आपको यूट्यूब में 1 शॉट में पढ़ा रहे हैं उसका आपको डिटेल व्यू मिलेगा ऑन दैट ऐप, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है जो दूर से आते हैं कि मैम टेस्ट सीरीज़ होना चाहिए तो हमको पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है, तो बच्चों इस ऐप में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज़ भी लेके आए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन है टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको शो करेगा। अब आप इसमें ये भी नहीं कर सकते कि आपने देख लिया और आंसर, ये टाइम लिमिट के साथ होगा जो भी आपका टेस्ट सीरीज़ होगा, सो दैट आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी देख सकते हैं कि मैं कितने मिनट में कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों के लिए एक और सेशन बनाया गया है उसी ऐप में, जहाँ पर आपका जो भी टीचर्स है, ठीक है, आपके जो भी फैकल्टी हैं आप उनसे डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। आपको बस क्या करना है बच्चों, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउट क्लियरेंस, वहाँ पर आपको बस क्लिक करना है और आपका जो भी डाउट है आप वो हमको लिख के भेजेंगे, उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपके डाउट के लिए, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि क्या होता है आप अगर ऑफलाइन आ रहे हैं
तो आप अपने टीचर से मिले और आपने डायरेक्ट डाउट पूछ लिया। पर जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि मैम हमने डाउट जो था वो अपना क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि क्लासेस हमने बाद में देखी, लाइव क्लासेस होती है तो वो फिर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों का डाउट सेशन ही नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी हम बच्चों लेके आए हैं कि आप किसी भी टाइम में क्या कर सकते हैं, डाउट अपना जो भी है वो आप लिख के भेजेंगे, उसके बाद आपको उसका भी क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, बस इस नंबर पे कांटेक्ट करना है अगर आप लोगों को ऑनलाइन का कुछ डिटेल्स चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको ऑफलाइन में कुछ डिटेल्स चाहिए बच्चों, तो शॉप नंबर 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई आप कभी भी आ सकते हैं और आप हमसे सारे डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। आ जाओ बच्चों, बोल रहे थे ना मैम क्वेश्चन करवाया करो, मज़ा आता है। चलो, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिवाइड और नॉट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर क्लासिफाइड ब्रॉडली। इसका आंसर बताओ बच्चों। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ना, कैपेबिलिटी टू डिवाइड बोला है, बताओ इसका आंसर। वो उनकी क्या कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, उसके बेसिस में उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है। कैपेबिलिटी टू डिवाइड बताओ जल्दी। चलिए, कैपेबिलिटी टू डिवाइड मतलब क्या बच्चों, कि इनके पास क्या कैपेसिटी है डिवाइड करने की ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसी टिश्यू के डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि दो टाइप में, एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और बच्चों सेकंड होता है हमारा परमानेंट ना, यही दो टाइप तो था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा, विच टिश्यू मेक्स अप द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड। चलो इसको बताओ, कौन सा टिश्यू जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है सीड के, कौन सा टिश्यू सीड के एम्ब्रियो को बनाएगा। आपको बस यहाँ पर ये सोचना है कि एम्ब्रियो क्या करता है आगे चल के, तो आपको इसका आंसर क्लियरली पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी हम बात करें एम्ब्रियो के किसी भी सीड के, तो उसका काम क्या होता है बेटा, कोलेनकाइमा। श्योर, मैं दिखाऊं आंसर कैसे हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो सीड का एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है ना, तभी तो आगे फिर ग्रोथ होती है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक होगा ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ही तो डिवाइड करते हैं। चलो, द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन विच द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम इज, कहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है बेटा वो हाईएस्ट होता है। ऑप्शंस आर फ्रूट, लीफ, रूट हेयर, स्टेम एंड रूट एपाइसिस। एपाइसिस में कंफ्यूज नहीं होंगे, कौन से प्लांट बॉडी के पार्ट में जो आपका मेरिस्टेमेटिक होता है वो सबसे ज्यादा पीक पर होता है, फ्रूट में, लीफ में, रूट हेयर में, या फिर जो स्टेम और हमारे शूट एपाइसिस होते हैं वहां पर। फास्ट, एपाइसिस मतलब बच्चों एपेक्स, जो स्टेम है और जो रूट है उनका एपेक्स में ज़्यादा होता है, कि फ्रूट में ज़्यादा होता है, कि लीफ में ज़्यादा होता है। 3 का 4, यस वेरी गुड पारस। हाँ इसका बताइए बच्चों। द रीजनरेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स इन ग्रासेस रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बिवोरस इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। यस बच्चों, इसका आंसर बताइए। कौन सा हमारा जो मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के जो हमारे ग्रास होते हैं उनके रीजनरेशन में हेल्प करवाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम विच कॉन्स्टिट्यूट द थिकनिंग एंड कोलेनकाइमा सेल वॉल, जो हमारे कोलेनकाइमा होते हैं वहां पर जो थिकनिंग होती है वो कौन करवाता है। चलो इसका आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन इज
फर्स्ट ऑप्शन इज सुब्रेन, सेकेंड इज क्यूटेन, थर्ड इज पेक्टेन एंड फोर्थ इज लिग्निन। किसके कारण कोलेनकाइमा में हमारा जो है थिकनिंग होती है? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, अलग अलग था, स्क्लेरेनकाइमा में भी थिकनिंग होती है, कोलेनकाइमा में भी होती है, पर दोनों में अलग अलग जो थे वो होते हैं। बताइए कोलेनकाइमा के जो सेल वॉल है वहां पर थिकनिंग कैसे होती है? आंसर इज पेक्टिन। कोलेनकाइमा अकर्स इन द यंग स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ, चलो ये भी मैंने करवाया है अभी, यंग स्टेम में होते हैं कोलेनकाइमा, ये तो हमने पढ़ा था, पर मैंने आपको ये भी बता दिया था बच्चों कि ये मोनोकॉट्स में होते हैं या डाइकॉट्स में होते हैं या ब्रायोफाइट्स में होते हैं। चलो बताओ कोलेनकाइमा किस में देखा था हमने बच्चों? कोलेनकाइमा यंग स्टेम और पेटियोल्स में होता है, किसके? ब्रायोफाइट्स में, मोनोकॉट्स में, हाइड्रोफाइट्स में या डाइकॉट्स में? यस, आंसर दीजिए बच्चों फास्ट। आंसर इज डाइकॉट। विच आर दी फॉलोइंग सेल्स ऑफ अ फ्लोएम हेल्प इन मेंटेनिंग, अच्छा ये तो आपने अभी नहीं किया है, हमने कंपोनेंट नहीं किया था, ओके। हाँ ये बताइए चलो। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन फॉर मैकेनिकल फंक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो थिक हो गया है, लिग्निफिकेशन मतलब जो लिग्निन है उनका डिपोजिशन हो गया है, और जो मैकेनिकल फंक्शन है उनके लिए स्पेशलाइज हो गए हैं। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ऑप्शन इज क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। बच्चों क्लोरेनकाइमा वो होते हैं, पेरेनकाइमा का ही एक टाइप होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर बताइए। Thickening of cell wall, lignification and specialization for mechanical function are characteristics of sclerenchyma, collenchyma, chlorenchyma and parenchyma. sclerenchyma जो होता है वहां पर हमारा जो सेल वॉल है वो थिक हो जाता है, लिग्निफिकेशन लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, और मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, ये भी हम लोग नहीं करे हैं। चलो बच्चों ठीक है, अब इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन आप लोगों को क्या करना है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे से कल नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके आना है, सो दैट मैं और जो क्वेश्चन करवाऊँ वो आप इजीली कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको आइडिया दिया कि आपको क्या करना है, कि जैसे हमारा जो एनसीईआरटी है, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें साथ पेजेस को अटैच करिए और फिर साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी है वो आपका क्या बन जाएगा, अच्छा खासा आपका हैंडी बुक बन जाएगा जिसमें आपके नोट्स भी सारे अवेलेबल रहेंगे। टिल देन बाय बाय।